आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिनोमाइमेटिक्स। कोलिनोमाइमेटिक का मतलब होता है कि जो इसिटाइल कोलिन जैसा काम करता है वो सारे ड्रग्स आ जाते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स में। ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स ऐसा ड्रग है जो कि खुद जाके एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स है, कोलिनोसेप्टर्स या मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उस पे जाके खुद जाके बाइंड करता है और आगे एक्शन करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता बाइंड करने, वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, तो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्टिंग काम करता है। नाउ डायरेक्ट एक्टिंग फर्दर दो टाइप के हैं, जैसे कि मैंने कहा मस्कारिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करने वाला मस्कारिनिक एगोनिस्ट और निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करने वाला निकोटिनिक एगोनिस्ट। ठीक है, अब मस्कारिनिक एगोनिस्ट का मतलब हो गया, उसको पहले मस्कारिनिक एगोनिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मस्कारिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और निकोटिनिक एगोनिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। मस्कारिनिक एगोनिस्ट फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक है ईस्टर कैटेगरी, दूसरा है अल्कालॉइड कैटेगरी। ठीक है, ईस्टर कैटेगरी में आ जाती है बहुत सारे ड्रग्स, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथानिकोल। ठीक है, बेथानिकोल। अल्कालॉइड कैटेगरी में आ जाती है मस्कारिन खुद, इसके बाद आ जाती है पाइलोकार्पिन, लोबेलिन, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर कैटेगरी एंड अल्कालॉइड कैटेगरी। निकोटिनिक एगोनिस्ट में आ जाते हैं निकोटिनिक खुद, जो कि एक अल्कालॉइड है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग हम बाद में सेपरेटली वो बनाएंगे। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले जो है डायरेक्ट एक्टिंग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मस्कारिनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन, तो ये हमने बात किया था कि ये होती है 5 ड्रग्स की। ठीक है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था GQ, GI, GQ, GI एंड GQ। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करता था। इसके बाद इसकी लोकेशन देख लें, जो M1 है वो होते हैं गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में, सेल्स में। जो M2 रिसेप्टर है वो होते हैं कार्डियक सेल्स में। जो M3 रिसेप्टर है ये होते हैं बहुत सारी जगह पे, जिसमें से आ जाते हैं GIT के स्मूथ मसल, ब्लैडर, ठीक है, और इवन ब्लड वेसल पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद M4 M5 बहुत ही माइनर है, और तो इसके स्पेशल कुछ लोकेशंस ऐसे हैं नहीं। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए GQ GI समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनाने जा रहा हूं, और पहले मैं GQ समझा देता हूं, जो कि M1 M3 एंड M5 जा रहा है, एक्शन कर रहा है उसके जरिए। अब ये
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की जो अंदर की 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। नॉर्मली अल्फा सब यूनिट पे जो है जीडीपी बाइंड हुआ होता है, ठीक है। जैसे ही इस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी से, ठीक है, और ये अल्फा सब यूनिट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। अब अल्फा क्यू जो है वो आके एक्टिवेट करेगा, यहां पर एक एंजाइम होती है, उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, फॉस्फोइनोल बिसफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। अब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, 2 काम करता है ये। एक तो ये जो सेल मेम्ब्रेन पे है कैल्शियम चैनल, उसको ओपन कर देगा और कैल्शियम की इन्फ्लक्स को बढ़ा देगा। दूसरा होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर भी कैल्शियम चैनल होती है, उसको भी ओपन करके कैल्शियम का जो है कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ा देगा। अब ये जो कैल्शियम जो यहां से आया है, इसकी फर्दर काम चेक करें। ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट इनएक्टिवेट करके हाइपरपोलराइजेशन, सिक्रीशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डीएजी है, डीएजी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, जो कि फॉस्फोराइलेशन करता है प्रोटीन की, और अंदर जाके वो डिफरेंट काम करेगा, ठीक है। ये हो गया जीक्यू के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या M1, M3, M5 के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं जी इनहिबिटरी की, जो कि M2, M4 जा रहा है। तो यहां पर भी मैं एक बनाने जा रहा हूं, एक सेल मेम्ब्रेन है। अब देखें, यहां पर 3 सब यूनिट एज यूजुअल, अल्फा आई, बीटा आई एंड गामा आई है। यहां पर भी नॉर्मली जीडीपी बाइंड हुआ होता है। जैसे ही ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, जीटीपी आके रिप्लेस कर देगा जीडीपी को, ठीक है। अब ये अल्फा आई जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहां पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेज। उसको आके ये क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ये जो अल्फा आई सब यूनिट है, इसको आके इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो इसके इनएक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, नॉर्मली एडिनाइलाइल साइक्लेज करना होता है एटीपी को कन्वर्ट सीएएमपी में, साइक्लिक एएमपी में। अब ये इनहिबिट हो रहा है, तो सीएएमपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है जीआई, ठीक है। तो M2, M4 इस तरीके से काम करता है, M1, M3, M5 इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम निकोटिनिक की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, और वो है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो 5 सब यूनिट से बना होता है, और 5 सब यूनिट, ठीक है। यहां पर जो है 2 ऐसे साइट होते हैं जहां पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है। एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम अंदर आएगा, और सोडियम अंदर आके डिपोलराइजेशन कराएगा, ईपीएसपी जनरेट करेगा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशिएशन करा के जो है आगे ये फर्दर काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम बात करते हैं नॉर्मल एक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट या फिर कोलिनोमाइमेटिक्स का क्या काम है, मैट्रिक्स का क्या काम है, ठीक है। तो बिल्कुल हम ऊपर से चलते हैं आइज पे। आइज पे क्या करता है, इसका रोल,
आइज पर ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर पिपिलाई कराता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आ जाते हैं ब्रोंकाई पे। ब्रोंकाई पे ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो चीज है वो आ गए हम हार्ट पे। हार्ट पे क्या करता है, हार्ट रेट कम कराता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम जीआईटी पे। जीआईटी पे ये क्या कराता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाएगा, मोटिलिटी को बढ़ाएगा और स्फिंक्टर को रिलैक्स कराएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम ग्लैंड्स पे। तो जितने भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं उन सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। इवन ये स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। हालांकि स्वेट ग्लैंड क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन स्वेट ग्लैंड के जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो निकाल रहा होता है एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन इस कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर आ गया, ठीक है। इसलिए इवन स्वेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन को बढ़ा देगा एक्सेप्ट ब्रेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ गए हम ब्लड वेसल पे। ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट काम नहीं करता, ये काम करता है एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो है डेट्रूशन मसल कराएगा एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर एंड ट्राइगोन कराता है, ठीक है। तो जीआईटी पे और यूरिनरी ब्लैडर पे इसका काम देख के ऐसा लग रहा है कि यूरिनेशन एंड डिफेकेशन जो है कोलिनोमाइमेटिक्स कराता है, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल फंक्शन इसके हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका क्लिनिकल यूजेस के बारे में, ठीक है। तो क्लिनिकल यूजेस यहीं पे हम कर लेते हैं, क्लिनिकल यूजेस, ओके। सो मेनली इसका 4 क्लिनिकल यूजेस हैं। फर्स्ट है कि इसको हम ओपन एंगल ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। दूसरा ये हम दे सकते हैं जोग्रेन्स डिजीज, SJOG, जोग्रेन्स डिजीज। जोग्रेन्स डिजीज में एक्चुअली होता क्या है कि बंदे की जो है माउथ एंड आईज ड्राई हो गया होता है, इसकी मतलब टीयर की सेक्रेशन एंड सलाइवा की सेक्रेशन कम हो गया होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये देंगे। इसके बाद हम देंगे अगर किसी की ब्लैडर हैबिट एंड बाउल हैबिट जो है एबनॉर्मल हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए देंगे। तो हम एबनॉर्मल ब्लैडर एंड बाउल हैबिट वाले पेशेंट को देंगे। इसके बाद एक और चीज देखिए, जो बंदा सिगरेट स्मोकिंग के एडिक्टेड है उसमें हम ये दे सकते हैं निकोटिनिक एगोनिस्ट दे सकते हैं, और वो है वेरेनिक्लिन ड्रग दे सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकर्स या एडिक्टेड स्मोकर्स। ठीक है, ये दे सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स के बारे में। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स के बारे में। तो इसमें क्या है कि ये ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है ना, एसिटाइलकोलिन स्टीरेज की प्रेजेंस में, तो इस मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, जो कि नॉर्मली कोलिन और एसीटेट बना रहा होता है। इस मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ जाती है और इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्टिंग काम करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं। इसमें आ जाती है 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। पहला जो है उसका नाम है कार्बामेट्स, जिसको हम कहते हैं कार्बामिक एसिड स्टेट ऑफ
कार्बामिक एसिड है, कार्बामेट, कार्बामिक एसिड। दूसरा है, उसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसमें जो के हैं एस्टर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। एंड द लास्ट वन इज अल्कोहल, जिसमें आ जाते हैं एड्रोफोनियम। ठीक है, सो अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो कार्बामेट है, इसमें आ जाते हैं नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, ऐसे ही रिवास्टिग्मिन, बहुत सारे आ जाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट में आ जाते हैं मैलाथियोन, पैराथियोन, ठीक है, इकोथायोफेट, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद अल्कोहल वाला में एड्रोफोनियम आ गया। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स का एग्जांपल हो गया और इसकी कैटेगरीज हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है ड्रग्स किस तरीके से काम करता है, तो इसके लिए आपको नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन आना जरूरी है। एसिटाइलकोलिन जो है ब्रेक डाउन होके एसीटेट एंड कोलिन में ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज। ठीक है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स है वो इस एंजाइम पे आगे काम करता है। तो ये इस एंजाइम पे काम करेगा तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से काम करता है। अब फर्दर इसको इनहिबिट कैसे करता है ये हम जानते हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट जो कि ईस्टर है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक है एसिड पोर्शन, दूसरा है अल्कोहल पोर्शन। ठीक है, अब इन ईस्टर को इनहिबिट करने के लिए जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग आता है उसकी होती है इस तरीके की पॉकेट। यहाँ पर पॉकेट होती है जिस पॉकेट में ये एसिड ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप जो है अटैच हो जाती है। तो अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज एंजाइम। अल्कोहल ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया, फ्री हो गया। अब ये एसिड ग्रुप के साथ बाइंड हुआ है, तो अब इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है कार्बामेट ऑर्गेनोफॉस्फेट की इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी देर तक एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज के साथ बाइंड होकर रहता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा देर तक रहेगा उतना ज्यादा मतलब प्रोलॉन्ग एक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। एक एंजाइम है, उसका एक ड्रग है जिसका नाम है प्रेलिडोक्साइन, PAM2। PAM2 कुछ इस तरीके से होता है कि उसका भी शेप इसी तरह से होता है PAM2 का। ठीक है, उसके भी यहाँ पे पॉकेट होता है। इस पॉकेट में क्या होता है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है या फिर कार्बामेट आके बाइंड हो जाता है। ये देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिड पोर्शन, अल्कोहल पोर्शन आके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होके क्या करता है कि इसकी अवेलेबिलिटी फॉर एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज के साथ बाइंड होने के लिए वो कम कर देती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज फ्री हो जाता है। और इसको हम इसीलिए कहते हैं PM2 को एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज रीजेनरेटेड, और ये जाके फिर से वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस क्या क्या है। तो क्लिनिकल यूजेस समझने से पहले हमें ये दो टर्म्स आना जरूरी है, मायस्थेनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस।
ठीक है, इन दोनों की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सेम है, हालांकि दोनों की पैथोलॉजी डिफरेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखें, अगर ये कोई एक मसल है, स्केलेटल मसल है, यहां पर है एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स, जिसको हम कहते हैं निकोटिनिक मसल रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर सारे के सारे नॉर्मल हैं और हाइपर स्टिमुलेट हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो इस कंडीशन में को हम कहते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या हो जाता है, कोलिनोसेप्टर्स हाइपर एक्टिवेट हो गया होता है, ठीक है। इसके बाद अब मायस्थेनिया क्राइसिस की हम बात करते हैं। मायस्थेनिया क्राइसिस में क्या होता है कि यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या होता है, ये रिसेप्टर्स खराब हो गया होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर, बस चंद एक रिसेप्टर है जो कि एक्टिव हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारे रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहा होता है, तो इस कंडीशन के साथ डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम शॉर्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स या एसिटाइलकोलिन स्टीरेज देते हैं, ठीक है। तो वो एसिटाइलकोलिन स्टीरेज क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन के अमाउंट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अगर हम कोलिनर्जिक क्राइसिस के पेशेंट को देते हैं, ये कोलिनर्जिक क्राइसिस के पेशेंट है, अगर इसको हम देते हैं शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन स्टीरेज, तो एसिटाइलकोलिन यहां पे ज्यादा हो जाएगा। एक तो पहले से ही हाइपर स्टिमुलेटेड था, और एसिटाइलकोलिन आएगा और स्टिमुलेट हो जाएगा, तो ये इसका कंडीशन वर्सन हो जाएगा और वर्स होता जाएगा, वर्सन बाय किससे, एसिटाइलकोलिन स्टीरेज से, ठीक है। दूसरा आप चेक करें कि अगर हम शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन स्टीरेज दे देते हैं इस पेशेंट को, मायस्थेनिया क्राइसिस के पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन के अमाउंट को बढ़ा देगा। अब मैंने कहा था यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर क्या हो गया, खराब हो गया है, बस थोड़े से रिसेप्टर है जो कि एक्टिवेट है, वो भी अगर एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये नॉर्मली काम करने लगेगा। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये देते हैं, मतलब शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन स्टीरेज देते हैं, तो ट्रीटेड बाय एसिटाइलकोलिन स्टीरेज, ठीक है। इनहिबिटर, एक्चुअली एसिटाइलकोलिन स्टीरेज इनहिबिटर्स, ये भी इनहिबिटर है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन स्टीरेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये था इसका, ये दो टर्म समझने के बाद, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस पे। क्लिनिकल यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, तो आप बहुत ही इजी है, 6 चीज याद कर लें। एक है कि मायस्थेनिया क्राइसिस वर्सेस कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा जो है मायस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए। तीसरा जो है, जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें, अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट में हम दे देते हैं राइवास्टैग्मिन, ठीक है, राइवास्टैग्मिन। इसके बाद जो है, इसके बाद हम दे देते हैं इसके बाद हम जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स देते हैं उन पेशेंट में जिन्हें स्कैबीज का इन्फेक्शन हो गया, तो एज स्कैबीसाइड देते हैं, स्कैबीसाइड में मैलाथियोन दे देते हैं। इसके बाद हम देते हैं इंसेक्टिसाइड, जो कि कार्ब एराइल ड्रग है, वो देते हैं।
हम दे देते एंटी हेलमिंथिक के फॉर्म में, एंटी हेलमिंथिक के लिए हम जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग दे देते हैं। अब इसके लास्ट पोर्शन है टॉक्सिसिटीज ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स। तो टॉक्सिसिटी समझाने के लिए मैं ये इरेज करने जा रहा हूं। ये इनहिबिटर था। ठीक, टॉक्सिसिटीज। तो टॉक्सिसिटीज याद करना बहुत ही इजी है। याद रखिए आप डम्बेल्स, DUMBELS, थोड़ा सा स्पेलिंग इसका जो है अल्टरनेट है, लेकिन आप जैसे भी याद कर लें इसको। ठीक है, D फॉर डायरिया, U फॉर यूरिनेशन, M फॉर मायोसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, B फॉर ब्रैडिकार्डिया, दूसरी B फॉर हो गया ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसके बाद E फॉर हो गया एक्साइटेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, इसके बाद L फॉर हो गया लैक्रिमेशन, S फॉर हो गया स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा उस बंदे को, S फॉर हो गया सैलिवेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दो और है जो कि निकोटीन के साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटीज हैं। वो है मसल पैरालिसिस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये था कोलिनोमाइमेटिक्स के सारा डिटेल। थैंक यू।